Hello friends, good morning to all of you. Good morning. My name is Chandan Kumar. I come from Goriakoti. Today I am telling about model of confined space. Okay? First of all, we will try to know that what is confined space. A space not designed for human occupancy and has limited space and restricted entry or exit points. It is called confined space. Okay? यानी हम लोग कहें confined space किसे कहते हैं? यानी कोई भी ऐसा टैंक हो गया, चाहे कुछ भी जिसको ऐसा तैयार किया गया हो जो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं हो, ठीक है? यानी किसी मनुष्य के लिए उसको रेडी नहीं किया गया हो ह्यूमन के लिए, ठीक है? तो अब हम जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्फाइंड स्पेस, यानी एक कन्फाइंड स्पेस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है? तो कन्फाइंड स्पेस में देखेंगे तो हमको मिलेगा पुअर एयर सर्कुलेशन, ठीक है? पुअर एयर सर्कुलेशन, यानी अगर वह कन्फाइंड स्पेस है तो वहां पे पुअर एयर सर्कुलेशन हमको मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें एटमॉस्फेयर से उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर प्रॉपरली हमें क्या होगा, एयर नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा पुअर और नो इल्यूमिनेशन, यानी हम लोग देखेंगे इल्यूमिनेशन कहते किसे है, तो उसका सेकंड नाम होता है लाइट। लाइट यानी होता है कि प्रकाश, यानी एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर उतना प्रॉपर मात्रा में क्या होगा, प्रकाश नहीं होगा, यानी प्रकाश होगा भी तो बहुत कम होगा, अन्यथा नहीं भी होगा, ठीक है? उसके बाद होगा लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेसिव, यानी एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर आने जाने के जो रास्ता होता है वो क्या होगा, लिमिटेड ही होगा, ठीक है? और एक और आता है, मतलब कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है लो और हाई टेम्परेचर, यानी अगर एक कोई कन्फाइंड स्पेस है तो उसके अंदर टेम्परेचर क्या हो सकता है, लो हो सकता है और हाई भी हो सकता है। यानी टेम्परेचर अगर किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर टेम्परेचर क्या हो, बहुत अगर लो भी हो जाए तो कोई भी वर्कर हो वह कंफर्टेबली महसूस नहीं कर सकता है, और जब तक ले कोई भी वर्कर कंफर्टेबल ना हो वो अच्छे से अपने वर्क को नहीं कर सकता है। और एक ऊपर था हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई भी हो जाए तब भी क्या हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा, वह कंफर्टेबली काम नहीं कर सकता है, ठीक है? ये हुआ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर हमको देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि हजार्ड्स के बारे में, यानी एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन कौन सी ऐसी हजार्ड्स हैं जो हो सकती है, ठीक है? तो हजार्ड्स में पहला आता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और इनरिचमेंट, यानी ऑक्सीजन की या तो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर कमी हो सकती है, अन्यथा ऑक्सीजन का लेवल बहुत अधिक हो सकता है, ठीक है? जिससे अगर एक मतलब कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है और अधिकता भी हो सकती है, जिससे हम लोग क्या सकते हैं, कंफर्टेबली हम लोग अपने मतलब ऑक्सीजन को, जो शरीर की ऑक्सीजन चाहिए उसको पूर्ति नहीं कर सकते हैं। और अगला आता है फायर एक्सप्लोजन, यानी एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर सपोज दैट अगर ये मान लीजिए कि एक कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है? इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर कोई फ्लेमेबल गैस है तो क्या हो सकती है, आग लगने के भी खतरा हो सकती है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो सकता है कि किसी वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर किसी भी वर्कर को। और होता है कि टॉक्सिक गैस, यानी एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के टॉक्सिक गैस मौजूद रहती है जो हमको क्या कर सकती है, हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है? तो ये हुआ हजार। हम ये अभी नहीं आपको बता रहे हैं कि इसके मतलब क्या कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकता है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
हम पुनः इसको फिर से जब रिपीट करेंगे तो आपको बताएंगे कि मतलब कैसे अगर किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये जितने भी हजार्ड्स हैं उससे हम लोग कैसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उससे कैसे अपने आप को हम लोग सुरक्षात्मक तरीके से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हम जान लेते हैं एग्जाम्पल, जो चीज मतलब कौन कौन ऐसा चीज है जिसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो आता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक या कोई भी टैंक हो, जो अंडरग्राउंड टैंक होते हैं वो क्या आता है, वो कन्फाइंड स्पेस होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब अंडरग्राउंड पाइपलाइंस जो बिछाए होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत आते हैं। साइलोज जो होता है वो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर ही आता है। डक्ट पाइपलाइंस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कन्फाइंड स्पेस। देखिएगा ये जितने भी मैंने एग्जांपल एक दो दिया उसमें ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरा फुलफिल होता है। ठीक है, अगर कोई अंडरग्राउंड जो टैंक है उसके अंदर क्या होगा, पुअर एयर सर्कुलेशन होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद वो पुअर और नो इल्यूमिनेशन, यानी अंडरग्राउंड जो टैंक है उसके अंदर हो सकता है कि क्या हो, वहां पे पर्याप्त मात्रा में रोशनी ना हो। ठीक है, और उसके बाद होता है लिमिटेड एक्सेस और एग्रेसेस, यानी आने जाने की जो रास्ता है वह उस मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक में लिमिटेड ही होगा, ना कि एकदम 6 फीट का दरवाजा हो सकता है कि कोई मनुष्य आए और जाए, इतना नहीं हो सकता है। ठीक है, हाई और लो टेम्परेचर, अगर एक टैंक है तो उसके अंतर्गत हाई और लो टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो ये सब मतलब जितने भी क्या बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरा फुलफिल होता है एक टैंक के अंदर। ठीक है, केमिकल स्टोरेज जो टैंक होते हैं वो भी किस में आते हैं, आपको आ जाएंगे कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत। ठीक है, अब Who is involved in confined space, यानी वह कौन है जो एक confined space के अंदर क्या हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई confined space है, अगर वहां पे वर्क है, ठीक है, तो अगर वहां तो वर्क तो करना है, काम तो हमें किसी भी तरह करना है, तो वह कौन है जो confined space के अंदर जाकर काम करेगा, वो कौन है, कुछ ना कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबल बंदा होते हैं जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएंगे और वर्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला आता है टास्क सुपरवाइजर। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि ये टास्क सुपरवाइजर है कौन। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जितने भी वर्कर है जो भी है वहां पे मौजूद है तो वो तो मतलब कोई एक ही वहां पे टास्क सुपरवाइजर होगा, कोई ना कोई। तो टास्क सुपरवाइजर का वर्क क्या है, उसके कामों से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यही बंदा जो है वो टास्क सुपरवाइजर है। तो टास्क सुपरवाइजर का काम होता है कि अगर देखिए सबसे पहले अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर कोई वर्क करना है तो हमें क्या करना होता है, परमिट इशू कराना पड़ता है। ठीक है, परमिट टू वर्क, यानी वर्क के लिए सबसे पहले हमें परमिट इशू करना होता है। तो जो परमिट इशूअर होता है वो परमिट को इशू करता है, तो उस परमिट के अंदर सभी बातों को नोट डाउन करके देता है कि अगर आपको इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये वर्क करना है तो आपको ये रिक्वायरमेंट है उसको पहले फुलफिल कीजिए, जो भी आवश्यकता है उसको वहां पे पहले लगाइए, उसके बाद आपको वर्क कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई वर्कर है, वर्क करने के लिए चला गया और परमिट के अंदर जो भी बातें लिख कर दिया गया है परमिट इशूअर की आपको इस चीज को वहां पे रखना होगा, तभी आप वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो अगर वह इक्विपमेंट वहां पे मौजूद नहीं है, अगर वह इक्विपमेंट वहां पे मौजूद नहीं है तो क्या होगा, वर्क क्या होगा, तो वर्क नहीं चालू होगा। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, इंट्रेंस। ठीक है, मतलब बता दूं कि इंट्रेंस ही होते क्या, इंट्रेंस के दूसरा शब्द हम लोग बोलते हैं वर्कर्स, यानी कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्कर्स होंगे, क्योंकि वर्कर्स ही जब नहीं रहेंगे तो वहां पे वर्क कैसे होगा, तो वहां पे रहेंगे कौन, तो वर्कर्स, तो वर्कर्स रहेंगे। और उसके बाद आता है थर्ड होगा वहां पे ऑथराइज गैस टेस्टर। ठीक है, कौन रहेगा, ऑथराइज गैस टेस्टर, एक बंदा होगा जो क्या होगा, उसकी थर्ड पार्टी ट्रेनिंग हुई होगी, जो ऑथराइज होगा किसके लिए, गैस टेस्टिंग करने के लिए। उस मतलब क्या होगा, कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएगा, गैस टेस्टिंग करेगा और तभी वो बताएगा कि वर्क करने लायक अभी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है होल वाचर। ठीक है, तब हम जानेंगे कि होल वाचर होता है कौन है। ठीक है, तो होल वाचर के जनरली जो होता है ना,
मतलब बहुत सारे कंपनी में आप देखिएगा जो परमिट रिसीवर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल वाचर। यानी तो होल वाचर का वर्क क्या होता है, यानी जब भी जितने भी वर्कर्स की टीमें अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर इन्वॉल्व हो गई, अगर वो वर्क करने के लिए चली गई, तो उसके बाहर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहां पे हमेशा कौन रहेगा, होल वाचर मौजूद रहेगा। और उसके हाथ में एक परमिट का क्या रहेगी, फोटो कॉपी रहेगी। जितने भी रिक्वायरमेंट होगा वो वहां पे लिख क्या होगा, फुलफिल रखा होगा। और उसके पास उसी परमिट जो रिसीवर होता है यानी होल वाचर होता है उसके पास होगा अटेंडेंस सीट। क्या होगी, अटेंडेंस सीट। यानी अटेंडेंस सीट वही लिख कर रखेगा कि कितने वर्कर ने इस दौरान इस समय वर्क कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो उस जो होता है अटेंडेंस सीट मतलब परमिट रिसीवर जो होता है होल वाचर उसके पास अटेंडेंस सीट और सारे वर्कर को क्या होगा, सिग्नेचर होगा। और उसके बाद वहां पे टीम इन्वॉल्व होती है, वो होती है रेस्क्यू टीम। ठीक है, मान लीजिए कि वर्क कन्फाइंड किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर वर्क चल रहा है, ठीक है, और किसी भी प्रकार के हजार्ड हो गया, अचानक कोई घटना हो गई, तो वहां पे रेस्क्यू टीम रहेगी तो उसको क्या करेगी, रेस्क्यू करेगी। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि इक्विपमेंट यानी कौन कौन सी इक्विपमेंट है जो क्या रहेगी वहां पे मौजूद रहेगी, कौन कौन सी इक्विपमेंट है जो वहां पे मतलब रखने के बावजूद ही हम एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या कर सकते हैं, वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास होना चाहिए गैस टेस्टिंग मीटर। यानी इक्विपमेंट में वहां पे सबसे पहले क्या मौजूद होना चाहिए, गैस टेस्टिंग मीटर, ताकि हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने से पूर्व गैस को क्या कर सके, टेस्टिंग कर सके। मान लीजिए कि आप ऑथराइज गैस टेस्टर को तो बुला लिए, उसके बाद क्या है, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग भी हुआ है, किसके लिए, तो गैस टेस्टिंग करने के लिए। लेकिन गैस टेस्टिंग अगर मीटर ही नहीं रहेगा तो गैस टेस्टिंग कैसे करेगा। ठीक है, तो वहां पे गैस टेस्टिंग मीटर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग apparatus यानी ACBA वहां पे मौजूद होना चाहिए, ताकि जो ऑथराइज गैस टेस्टर है जब किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जब एंट्री करेगा गैस टेस्टिंग के लिए तो सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग apparatus पहनकर ही जाए, क्योंकि उसके पूर्व तो उसके पास कोई भी डाटा नहीं हुए कि कौन सी वहां पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन सी गैसेस जो है वहां पे उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो जाने से पूर्व वह सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग apparatus पहनकर ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इक्विपमेंट। उसके बाद हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि जब कोई वर्कर किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्क करने के लिए चला गया और होल वाचर जो उसके एंट्री और रेस्क्यू टीम है वो क्या है, उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर अगर है तो उसके पास क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन डिवाइस। ये रहा कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस अगर होगी तो हमेशा वर्कर के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट करते रहेगा कि क्या सब सही है ना, क्या आप वर्क कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना, सभी वर्कर सही से है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है किसका, कम्युनिकेशन डिवाइस का। ठीक है, जैसे यहाँ पे हॉकी टॉकी, ठीक है, अच्छा किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन डिवाइस वहां पे होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन डिवाइस ना हो तो वहां पे आप पैनिक अलार्म भी रख सकते हैं। वह अलार्म जिसके द्वारा किसी मतलब क्या है कि जो अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो वर्कर क्या करेगा, उस अलार्म को बजाएगा, जिससे बाहर जो है होल वाचर है और रेस्क्यू टीम है उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे पहले से मतलब मौजूद है, तो क्या करेगी, उसको पता चल सके कि हाँ किसी वर्कर को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब किसी प्रकार क्या हो सकता है, सूचना मिल जाए। ठीक है, अब हम आपको बहुत थोड़ा देर पहले कहा कर गए थे कि जितने भी हम लोग हजार्ड्स बताए थे ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या हो सकते हैं, हजार्ड्स हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कंट्रोल मेजर्स के बारे में। ठीक है, हम लोग कंट्रोल मेजर्स क्या लगाएंगे, अगर ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर बहुत सारे हमने हजार्ड्स को देखा कि ये हजार्ड्स हो सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे। ठीक है, तो क्या कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे, ठीक है, तो देखिए कंट्रोल मेजर्स, अगर वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है,
ऑक्सीजन की डिफिशियंसी या इनरिचमेंट हो गई है, या चाहे वहाँ के जो एयर है वो क्या हो चुका है, पोल्यूटेड है, तो उसको मतलब पोल्यूटेड एयर को कन्फाइंड स्पेस के अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि एयर कम है, ठीक है, तो उसको हम एटमॉस्फेयर से अपने फ्रेश एयर को लाएंगे और क्या करेंगे, कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे लगाए हैं लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन। क्या लगाए हैं, लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन। ये जो इसका वर्क क्या है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका एडजस्ट वेंटिलेशन बोलते हैं। तो ये एडजस्ट वेंटिलेशन का वर्क क्या है, देखिए, तो ये एडजस्ट वेंटिलेशन है, वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहां से फ्रेश एयर को क्या करेगा, रिसीव करेगा और उसके बाद इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, जिससे हमारी जो भी हमारे कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी एयर की प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो हमसे हो सकता है कि हद तक सही हो जाए। लेकिन देखिए अगर कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है, वहां पे एयर को कमी था, तो आपने तो एटमॉस्फेयर से एयर को लाया और लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन के सहायता से अपने कन्फाइंड स्पेस के अंदर छोड़ दिया। लेकिन अगर उसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई ऐसी गैस की पाइपलाइंस बिछी हो और उसमें से लीकेज हो रहा हो, ठीक है, अगर गैस का पाइपलाइंस लीकेज हो रहा है और आप तो एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर ले रहा है, छोड़ रहे हैं, ठीक है, कि ताकि संतुलन बन जाए, लेकिन वो पाइप का लीकेज हो रहा है, फिर वो दूषित कर रहा है, तो वो भी जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो गैस है उसको आपको बाहर फिर रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए आप एक और एडजस्ट वेंटिलेशन लगाएंगे। तो आपको इस तरह नहीं लगाना है कि जो क्या करे सॉरी एटमॉस्फेयर से एयर को एब्जॉर्ब करे, कन्फाइंड स्पेस को छोड़े, अंदर छोड़े नहीं। अब आप इस तरह लगाएंगे, इसको उल्टे तरफ, जैसे कि ये जैसे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रही है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर छोड़ रहा है। आप अब दूसरी तरफ से आप इस तरह लगाइए कि यहाँ से ये फ्रेश एयर को लाए और अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर छोड़ दें। फिर इसको देखिए, इसको अगर आप देखिएगा तो ये इसलिए लगाया गया है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी पोल्यूटेड एयर है उसको क्या करे, उसको कन्फाइंड स्पेस के अंदर से एब्जॉर्ब करे और हमारे एटमॉस्फेयर में फिर से उसको रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है कि जो भी हमारे गैस की जो भी पोल्यूटेड गैस थी निकल जाए हद तक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन लगा दें तो एकदम सही ही हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो उस तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे जब गैस टेस्टिंग हो जाएगा, अगर हम लोग को पता चल जाए कि वहाँ पर फ्लेमेबल गैस है, टॉक्सिक गैस है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अगर एडजस्ट वेंटिलेशन से नहीं होता है तो हम लोग उसके लिए उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर हम लोग डालेंगे इनर्ट गैस। कौन सा, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को हम लोग नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जानेंगे कि इनर्ट गैस ही, मान लीजिए कि गैस तो छोड़ेंगे तो कोई भी गैस तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हो सकता है क्या पता कोई भी गैस छोड़ दिए तो और खतरनाक बन जाए। ठीक है, एक तो हम बचने के लिए अपने सुरक्षा के लिए गैस को रिड्यूस कर रहा है, उसके अंदर छोड़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि और अगर कोई भी गैस छोड़ दे तो हमारे लिए और खतरनाक, उस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके और कोई दूसरा गैस बना ले जो और भी जहरीली बन जाए। तो किसी भी गैस को नहीं छोड़ना है, हम लोग छोड़ेंगे कौन, तो नोबेल गैस। तो नोबेल गैस कौन होता है, तो देखिएगा आप जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में वर्ग 18 में कुछ गैस होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के कुछ गैस होते हैं जैसे हीलियम, नियोन, ठीक है, वर्ग 18 के। तो उसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो ये ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो होते हैं ना नोबेल गैस, उसके जो आउटर शेल होता है, अंतिम कक्ष होता है, अंतिम कक्ष होता है, उसके अंतिम कक्ष में मतलब 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अंतिम कक्ष में अगर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किसी भी गैस के साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा और जो हमारे जितने भी टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस है उसको बाहर निकाल कर वो अपना जगह एथी बना लेगा। ठीक है, अब रहा कि ये ट्राइपोड है, ट्राइपोड, इसका कार्य क्या है, ठीक है, तो यहाँ इसका कार्य है जो भी हमारे होल वाचर और रेस्क्यू टीम है ये यहाँ पे मौजूद रहेगी, तो यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है। ठीक है, क्या लगी होती है, डिवाइस। देखिए जैसे कि हम बता दें कि खुद को याद करने के लिए हम इसका नाम दिए है RED। ठीक है, RED, ऐसे कि मतलब पढ़िएगा रेड, लेकिन रेड होता नहीं है, तो RED का फुल फॉर्म होता क्या है, तो हम मैंने याद करने के लिए बनाया है अपने से RED।
तो RED का फुल फॉर्म होता है रेस्क्यू इक्विपमेंट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे यानी एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है रेस्क्यू इक्विपमेंट डिवाइस, यानी इसी के सहायता से जो रेस्क्यू टीम होती है किसी भी वर्कर को किसी भी कोई भी अगर हार्म हो तो वहां से वो निकालने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये होता है RED रेस्क्यू इक्विपमेंट डिवाइस, तो यहाँ पे होना चाहिए। अब हम लोग एक बात किए थे कि फ्लडिंग, ठीक है, जब हम बता रहे थे आपको हजार्ड्स के बारे में तो एक बार सर्च किए थे फ्लडिंग। तो ये फ्लडिंग होता क्या है, देखिए सपोज दैट ये कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर, ठीक है, बहुत सारे मान लीजिए कि यहाँ से 1 2 3 मतलब मेनी टाइप्स ऑफ गैस इसको अंदर क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, इसमें इस गैस को मिक्स होके एक नया प्रोडक्ट बनकर निकल रहा है। ठीक है, तब सपोज मान लीजिए कि वो हमेशा वर्क चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा समय आया कि किसी उसमें के अंदर उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर जहां पे गैस मिक्सिंग हो रहा है वहां पे किसी भी प्रकार का फॉल्ट आ जाए। ठीक है, तो उसके अंदर फॉल्ट आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए वर्कर तो जाएगा, तो वर्कर को जाने से पहले क्या करेगा, पहले तो परमिट इशू कराएगा। ठीक है, परमिट इशूअर से परमिट को इशू कराएगा। ये नहीं कि एक परमिट इशू करा ले और वर्क करने चला जाए, नहीं, मान लीजिए कि 3 गैस कोई अलग अलग प्रकार के 3 गैसें छोड़ी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मिक्स होकर एक नया गैस बनकर निकल रहा है। अब एक जो भी गैस है कंपनी वाले जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो एक गैस को छोड़ा है, अब उससे हम परमिट मतलब इशू करा लिए। ठीक है, उसको मालूम है कि हम यहाँ पे वर्क करने जा रहे हैं, लेकिन और दूसरे से नहीं लिए, तब भी हमको क्या हो सकता है वो अपना गैस रिड्यूस कर दे, इसके अंदर छोड़ दे तो हमको खतरा हो सकता है। तो जितने भी गैसें छोड़ी जा रही है 1 2 3 4 सभी से अलग अलग परमिट इशू आपको कराना होगा। अब परमिट इशू कराने के बाद जो भी हो जो परमिट इशू करेगा वो भी आएगा और वहां पे क्या करेगा, एक बैरियर लगाएगा। बैरियर यानी किस तरह लगाएगा, तो उसको बोलता है लैग आउट टैग आउट। ठीक है, तो लैग आउट और टैग आउट का इस्तेमाल करेगा और साथ में उसको करने का बावजूद ये नहीं कि वो अपना लैग आउट टैग आउट इस्तेमाल कर लिया और जो वर्कर अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्क करने गया है वो अपना लैग आउट टैग आउट इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये गलत है। उस वर्कर को भी लैग आउट और टैग आउट का इस्तेमाल करना है। देखिए ये होता है हमारे लैग आउट और टैग आउट। ठीक है, जब वर्कर कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्क करने जाएगा तो ये लैग आउट और टैग आउट का इस्तेमाल करेगा। तो ये लैग आउट और टैग आउट क्या होता है, तो आप इसको बैरियर बनाइए, जहां से गैस छोड़ रहे हैं आप किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो उसको बैरियर बनाएगा, वहां पे आप लैग आउट टैग आउट मतलब वहां पे होता है कि आप लॉक कर दीजिए। अब जब लॉक करेंगे तो वहां पे सब लिखा होगा कि देखिए लिखा है कि डू नॉट रिमूव दिस टैग to do so without authorized will lead to disciplinary action। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो, किसी भी मतलब व्यक्ति के बिना किसी कोई ऑथराइज पर्सन ना है जो लैग आउट टैग आउट मतलब लगाया गया है तो उसको आप न हटाएं, उसको ओपन ना करें, क्योंकि वर्क क्या है, प्रोग्रेस में है, वर्क चल रहा है, तो आप लैग आउट और टैग आउट को नहीं हटा सकते हैं। अब कुछ हम बात करेंगे क्या, हमारे जो एथी है जो साइनेज है वो, तो उस साइनेज का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हुआ कि लगाया गया है, देखिए अब बोल रहा है कि डू नॉट इंटर डेंजर। ठीक है, यानी कि ये डेंजर है, बहुत इधर खतरा है, यानी वर्क चल रहा है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो आपको बिना परमिट के, अगर आपके पास परमिट ना हो तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो है वो लिखा गया है कि डेंजर कन्फाइंड स्पेस डू नॉट इंटर विदाउट ए परमिट टू वर्क, यानी बिना परमिट टू वर्क, यानी आपको अगर कोई भी परमिट इशू नहीं हुआ है, आपके पास कोई परमिट नहीं है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपको प्रवेश करना वर्जित है। ठीक है, आप बिना परमिट के आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर जब वर्क चल रहा है तो आप नहीं क्या कर सकते हैं, इंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा कुछ कन्फाइंड स्पेस के हमारा एक्सप्लेनेशन, और हमने अपने बारे में तो बता दिया था, और जो हम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसका नाम है GIFSE इंस्टीट्यूट, जिसका फुल फॉर्म होता है गल्फ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, जो नियर बबुनिया मोड़ सिवान में स्थित है। यह वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन सिवान, यानी सिवान के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में से यह एक है, जिसके डायरेक्टर है मिस्टर नसीम सर, और हमारे जो सेफ्टी के क्लास कराते हैं मिस्टर जिशान सर और रवेद सर, और स्पोकन इंग्लिश जो कराते हैं मिस्टर कैप सर, जो कि क्या है कि बहुत अच्छे यहाँ पे टीचर हैं, और बहुत सारे फैसिलिटीज हमारे इंस्टीट्यूट में मौजूद है, जैसे एयर प्रोजेक्टर,
सॉरी प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनर, जो भी है सभी तरह के यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जाता है, कंप्यूटर लैब है, वॉशरूम है, हर तरीका का फैसिलिटी हमारे इंस्टीट्यूट में मौजूद है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिसके क्या करते हैं हमें टीच कराते हैं। दैट्स ऑल।